topic morphology and physiology of Euglena. So here I have prepared some slides on this topic. So I'm going to show you those slides. So here are my slides. Okay. So सबसे पहले what we should know about the phylums. So how many phylums are there? So in non-chordates there are 10 phylums. First one is Protozoa, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes and Aschelminthes. All those 6 phylums are combinedly called as lower non-chordates. And next remaining 4 phylums like Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata, those are called as higher non-chordate. So our animal Euglena, which is present in Protozoa, so we should know about the general characters of Protozoa. So here I am going to show you the characters. Okay, so we should talk about the characters of Protozoa, general characters of phylum Protozoa. Protozoa are small, generally microscopic animals. Protozoa small animals हैं और जनरली नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते हैं, ये आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे क्योंकि ये एनिमल्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जनरली सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं. सो ये हमें माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलेंगी. देन दे आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मोस्ट प्रिमिटिव है और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल लेवल पर है. मीन्स यहाँ पर एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट होती है, या तो ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं या तो ये सिंगल या आप कह सकते हैं सेपरेटली रहते हैं. तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है. जनरली यूनिसेल्यूलर और सिंगल सेल्ड एनिमल हैव नो टिश्यू और ऑर्गेन्स. क्योंकि मैंने कहा कि ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो किसी भी तरीके का टिश्यू या ऑर्गन यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है. दीज आर एक्वेटिक एनिमल एंड समटाइम्स फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल. एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. जनरली जो प्रोटोजोआ आपको मिलेंगे वो आप कहाँ मिलेंगे, आपको वाटर में मिलेंगे, वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं. हम लोग अभी पूरे फाइलम की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी भी एनिमल की बात नहीं कर रहे. तो हम लोग पूरे फाइलम के कैरेक्टर्स देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि हम कौन सा एनिमल स्टडी कर रहे हैं, देन उसको हम स्टडी करेंगे. तो जो कि हम लोग आज यूग्लिना को स्टडी करने जा रहे हैं. तो पहले हम लोग उसके जो फाइलम है प्रोटोजोआ उसके कैरेक्टर्स को देख रहे हैं. सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ these are either free living, parasite और symbiotic by nature. फ्री लिविंग मीन्स अकेले रह सकते हैं. पैरासाइट मीन्स किसी की बॉडी के ऊपर डिपेंड होकर के उससे फूड गेन करते हैं, तो एज अ पैरासाइट ये रह सकते हैं. इसके अलावा सिम्बियोटिक बाय नेचर. सिम्बियोटिक यानी कि ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, दो एनिमल्स जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं. तो ये जो रिलेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बियोसिस रिलेशनशिप. तो इस तरीके का नेचर भी हो सकता है. नेक्स्ट है आपका दीज मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल. इन कॉलोनियल फॉर्म्स द इंडिविजुअल्स आर अलाइव एंड इंडिपेंडेंट. दीज मे बी सॉलिटरी. सॉलिटरी मीन्स अकेले रह सकते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं. मे बी कॉलोनियल, कॉलोनी फॉर्म करके रह सकते हैं. द इंडिविजुअल्स आर अलाइक, मतलब अगर कॉलोनी फॉर्म है तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होंगे सारे सेम होते हैं. एंड इंडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं आपके जो एनिमल्स होंगे या जो आपकी सेल्स होंगी. नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बॉडी शेप वेराइबल. इट मे बी स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड और फ्लैटेंड. तो किसी भी तरीके का आपका शेप हो सकता है. इट मे बी स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड और फ्लैटेंड. 3 major type of locomotory organelles named flagella, pseudopodia and cilia occurs among protozoa. तो लोकोमोशन के लिए जनरली 3 तरीके के ऑर्गन्स को देखा गया है यहाँ पर. कौन कौन से होते हैं? फ्लैजिला, किसी किसी में फ्लैजिला मिलता है, किसी किसी में स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन होता है और किसी किसी में आपका सीलिया के थ्रू लोकोमोशन देखने को मिलता है. तो हमारा जो यूग्लिना है यहाँ पर जो लोकोमोशन होगा वो थ्रू सीलिया होता है. सीलिया के थ्रू आपका लोकोमोशन देखने को मिलेगा. ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन प्रोटोजोआ.
हर तरीके का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. दिस न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक. होलोजोइक मीन्स एनिमल लाइक, जैसे एनिमल्स में होता है उस तरीके का है. होलोफाइटिक एज अ प्लांट लाइक, जैसे प्लांट बनाते हैं फूड उस तरीके से भी हो सकता है. सेप्रोजोइक, दे कैन एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो इस तरीके से सेप्रोजोइक भी हो सकता है. और पैरासाइटिक, पैरासाइटिक जैसे कि अभी मैंने बताया वो किसी भी होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड रह करके अपना फूड इनटेक करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन occurs intracellularly within a food vacuole by the help of enzymes of lysosome. डाइजेशन किस तरीके से होगा? सेल्युलरली मीन्स, इंट्रा मीन्स अंदर, सेल मीन्स सेल के अंदर जो होता है वो डाइजेशन होगा. और विद इन अ फूड वैक्यूल डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है यहाँ पर होता है. तो जिसमें जो हेल्प करते हैं वो लाइसोसोम्स होते हैं डाइजेशन के लिए, क्योंकि लाइसोसोम्स जो होते हैं उनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, जैसे प्रोटीएजेज, अमाइलेजेज, लाइपेजेज, इस तरीके से, जो कि प्रोटीन, लिपिड और फैट का कंटेंट का जो है डाइजेशन करते हैं. तो लाइसोसोम हेल्प करते हैं इनके डाइजेशन में. और डाइजेशन किस तरीके का है? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है. बॉडी में बी नेकेड और प्रोटेक्टेड बाय पेलिकल. बॉडी में बी नेकेड और प्रोटेक्टेड बाय पेलिकल मीन्स पेलिकल प्रेजेंट होती है सराउंडिंग द बॉडी, मतलब बॉडी के चारों तरफ आपकी एक पेलिकल प्रेजेंट होती है. और पेलिकल क्या होती है? पेलिकल इट इज़ अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो पेलिकल प्रेजेंट भी हो सकती है और कभी कभी पेलिकल प्रेजेंट नहीं भी होती है. द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स वाटर बैलेंस का काम करती हैं, और एक्सक्रीशन में भी कुछ रोल प्ले करती हैं. इस तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर बैलेंस, मैंने बताया कि जो वाटर बैलेंस है उस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो आपका सराउंडिंग वाटर है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है? लो है. और जो आपका एनिमल होगा उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसिस्टेंसी हाई होती है. तो इंडोस्मोसिस हो जाती है जिसकी वजह से वाटर बॉडी के अंदर जाने लगता है, और जो एनिमल है वो इसको प्रॉब्लम फेस होती है इस पानी एक्सेस वाटर की वजह से. तो ये जो एक्सेस वाटर है इसको रिमूव आउट किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती हैं, और समटाइम्स एक्सक्रीशन में भी इनका रोल होता है. इसके बाद रेस्पायरेशन की बात करेंगे. रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस और थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स विच सर्व्स मेनली फॉर ऑस्मोरेगुलेशन. तो जो रेस्पायरेशन है वो जनरली बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, थ्रू द डिफ्यूजन आप कह सकते हैं. बट जो एक्सक्रीशन है वो थ्रू डिफ्यूजन भी होता है और थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है. और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जनरली ऑस्मोरेगुलेशन के काम करती है, वाटर बैलेंसिंग का काम करती है. इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन इज़ एसेक्सुअल और सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन. कौन कौन से तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? बाइनरी फिजन के थ्रू होगा. मल्टीपल फिजन एंड बडिंग. मल्टीपल फिजन और बडिंग के थ्रू होता है. और स्पोरुलेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट फॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन ऑफ अडल्ट. इन प्रोसेसेस के थ्रू आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है. सो these are the some general characters of phylum Protozoa. So now we would study the structure of Euglena. तो हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. देखिए आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स पर बेस्ड होकर के इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे. तो कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे वो देख लेते हैं. ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है आपका हैबिट एंड हैबिटैट. तो हैबिट एंड हैबिटैट की बात करें अगर, तो किस तरीके का हैबिट होता है, किस तरीके का हैबिटैट होता है. मींस जो एनिमल है वो एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग एनिमल्स हैं. ये फ्री लिविंग एनिमल्स हैं, मतलब एक सिंगल सेल्ड एनिमल है और फ्री लिविंग है, वाटर में प्रेजेंट होता है. तो और हैबिटैट आपका फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल है. तो फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड्स, डिचेस, लेक्स,
इस तरीके से स्ट्रीम्स, इस तरीके से आपके जो फ्रेश वाटर सोर्सेज होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जहाँ पर वेजिटेशन प्रॉपर हो, अच्छा वेजिटेशन होगा, वहाँ पर जो यूग्लिना है वो आपको देखने को जनरली मिल जाते हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट की बात होगी। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे दैट इज़ शेप, साइज़ एंड कलर। तो जो शेप होता है वो आप देख रहे हैं एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। जो एंटीरियर एंड होता है वो लाइक थोड़ा सा राउंडेड और ब्लंट कह सकते हैं आप होता है। जो मिडिल पोर्शन होता है वो थोड़ा सा स्वेलन होता है एंड द पोस्टीरियर एंड जो होता है वो आपका काफ़ी नैरो स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरीके की इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है यूग्लिना की। शेप, साइज़ की बात करें तो साइज़ जो होता है 60 माइक्रोन तक लेंथ हो सकती है यूग्लिना की, और डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट साइज़ वेरी कर सकता है। तो इस तरीके से शेप, साइज़ और कलर की बात करें तो कलर जनरली ट्रांसपेरेंट और ग्रीनिश कलर में भी कभी कभी देखने को मिलता है। ग्रीनिश कलर इसलिए क्योंकि ये कंटेन क्लोरोप्लास्ट कंटेन करने की वजह से ये ग्रीन कलर के भी आपको दिखाई देते हैं। तो बात हो गई इसके शेप, साइज़ एंड कलर की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेलिकल की। तो पेलिकल मैंने बताया जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, दैट इज़ पेलिकल। देखिए सबसे बाहर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को तो देखिए सबसे बाहर आपको एक पेलिकल दिखाई दे रही है। सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी? पेलिकल होगी। और पेलिकल के ऊपर आपको कुछ मायोटोम्स भी दिखाई देंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, लेयर्स दिखाई दे रही होंगी। दीज आर द मायोटोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। ओके, सो ये जो आपकी पेलिकल होगी, ये पेलिकल के ऊपर ही आपके मायोटोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये मूवमेंट परफॉर्म करता है। ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कर पाता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है यूग्लिना में वो इन मायोटोम्स की वजह से ही जनरेट होती है। तो इस तरीके से आपका मायोटोम्स होंगे, सबसे बाहर पेलिकल प्रेजेंट होगी और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगी। देन इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे अबाउट इट साइटोस्टोम एंड साइटोफेरेंक्स। साइटोस्टोम एंड साइटोफेरेंक्स। देखिए साइटोस्टोम क्या है और साइटोफेरेंक्स क्या है। साइटोस्टोम इसका एज अ माउथ आप इसको बोल सकते हैं कि ये यूग्लिना का माउथ है। देखिए यहाँ साइटोस्टोम वाला जो रीजन होता है, इस रीजन से ये जो आपका रिजर्वोयर का रीजन है यहाँ तक पेलिकल प्रेजेंट नहीं होती है इस रीजन पर। बाकी पूरे रीजन पर पेलिकल प्रेजेंट होती है, बट ये साइटोस्टोम वाले रीजन पर आपको जो पेलिकल है वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो देखिए साइटोस्टोम को एज अ माउथ हम लोग समझ सकते हैं कि ये इसका माउथ है, यहाँ से ये ईट करते हैं, लाइक आप बोल सकते हो साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के ठीक पीछे अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर साइटोफेरेंक्स दिया हुआ है। उसके पीछे आप जाएंगे तो ये एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग रिजर्वोयर बोल रहे हैं। और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है रिजर्वोयर, इसके अंदर आपके फ्लैजिला अराइज होते हैं। देखिए दो टाइप के फ्लैजिला यहाँ पर अराइज होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला अराइज हो रहा है और एक शॉर्ट फ्लैजिला अराइज हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लॉन्ग फ्लैजिला अराइज हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जो एंड पॉइंट होगा यहाँ पर ब्लेफेरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको पैराफ्लैजुलर बॉडीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये पूरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन है यूग्लिना का। तो इस तरीके से आपका यूग्लिना का आपका एक फ्लैजिला है, ये लॉन्ग फ्लैजिला होगा। इसके बाद एक शॉर्ट फ्लैजिला आपको देखने को मिल रहा है जो कि साइड में ही आपका प्रेजेंट होता है, कहाँ पर? रिजर्वोयर में प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लैजिला की बात कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म को देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पर वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आउटर साइटोप्लाज्म या जिसको हम लोग एक्टोसाइटोप्लाज्म कहते हैं, एक इनर साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग इंडोसाइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो जो आउटर साइटोप्लाज्म होता है वो आपका डेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है
और जो इनर साइटोप्लाज्म होता है वो आपका थिन होता है, और यहाँ पर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं देखिए, तो यहाँ पर देखिए पैरामाइलिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो कि एक तरीके से फूड वैक्यूल्स आप कह सकते हैं, स्टोर्ड फूड आप कह सकते हैं कि ये पैरामाइलिन जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो फूड को क्रिएट करने का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस में अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से पूरा न्यूक्लियस आपको एक देखने को मिलेगा। जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है आपका जो न्यूक्लियस है, और इस तरीके से पोस्टीरियर एंड पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा मायोनेम्स मैंने बता दिया है आपको, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, और इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, एक चीज़ जो छूट रही है वो आपकी है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, वो भी इंटीरियर एंड पर। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? रिजर्वॉयर से एकदम टच होते हुए आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगी, जो कि क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और उसके चारों तरफ एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर बैलेंसिंग के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और इसके अलावा जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो भी जो है परफॉर्म किया जाता है थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा जो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है दैट इज़ स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो ऑपोजिट टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिस साइड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा उसके ऑपोजिट साइड पर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा जो है आप कह सकते हैं इट इज़ अ आई ऑफ द यूग्लिना, मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसकी आँख है। ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो पैराफ्लैजुलर बॉडी प्रेजेंट होती है आपके लॉन्ग फ्लैजुला पर, ये भी एक तरीके से फोटो रिसेप्टर का ही काम करती है। तो इस तरीके से फोटो रिसेप्शन का काम करेगी आपके जो पैराफ्लैजुलर बॉडी है। और ये जो आपके फ्लैजुला होंगे ये ब्लेफेरोप्लास्ट जो इनकी राइजिंग होती है फ्लैजुला की, वो उसको बोलते हैं। यहाँ से आपका जो फ्लैजुला है वो अराइज होता है। तो इस तरीके से आपके जो स्ट्रक्चर होती है यूग्लिना की वो होगी। हमने कुछ पॉइंट्स पर आपकी पूरी स्ट्रक्चर को देखा। देन अब हम लोग बात करेंगे जो वो अबाउट इट्स फिजियोलॉजी ऑफ यूग्लिना। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट इट्स लोकोमोशन। तो यूग्लिना जो होते हैं, यूग्लिना एग्जिबिट फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ मूवमेंट्स। पहला है आपका यूग्लिनॉइड मूवमेंट। देखिए ये स्ट्रक्चर में आपको दिया गया है किस तरीके से यूग्लिनॉइड मूवमेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चर होती है इसके चारों तरफ एक पेलिकल प्रेजेंट होती है, और पेलिकल पर ही आपके मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, जो कि इस तरीके से आपको जो है मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है ये मायोटोम्स के होने की वजह से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एक्सपैंड करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एक्सपैंड करते हैं। तो इस तरीके से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करते चले जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपको यही दिखाया जा रहा है कि यूग्लिनॉइड मूवमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका यूग्लिनॉइड मूवमेंट का। जो दूसरा तरीका है लोकोमोशन का वो है फ्लैजुलर मूवमेंट। मैंने बताया कि फ्लैजुला यहाँ पर प्रेजेंट होता है, 2 फ्लैजुला यहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज फ्लैजुला और एक स्मॉल फ्लैजुला। स्मॉल फ्लैजुला का रोल एज सच नहीं होता है लोकोमोशन में, बट जो लार्ज फ्लैजुला होता है उसका रोल होता है। जो फ्लैजुला है वो मूव किया जाता है अराउंड द बॉडी, और मूवमेंट की वजह से जो बॉडी होती है फ्लैजुला की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। देखिए डायरेक्शन दिखाया गया है किस तरीके से बॉडी आपकी मूव करती है। तो ये जो आपका मूवमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट। तो 2 तरीके से आपका लोकोमोशन हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट इट्स न्यूट्रिशन।
The mode of nutrition in Euglena is mixotrophic. That means its mode of nutrition is either holophytic or saprophytic. तो दोनों तरीके से हो सकता है. होलोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? बीइंग अ क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका क्लोरोफिल है तो ये ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करेंगे. फोटोसिंथेसिस में आपको ये सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड, और किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल्स जो है इनका रोल होता है. एक देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट सिंथेसाइज इट्स फूड, इट्स ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, सॉल्ट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन in the absence of sunlight, Euglena loses its chloroplast, became colorless and manages its food by saprophytic mode of nutrition. तो किस तरीके से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होगा जब ये डार्क कंडीशंस में होते हैं, जहाँ पर इनको सनलाइट नहीं मिल रही होती है. उस कंडीशन में ये अपने क्लोरोप्लास्ट को लॉस कर देते हैं और देन ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं. किसी के ऊपर डिपेंड रह करके अपने फूड को इंटेक करेंगे. तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है यहाँ पर देखने को मिलता है. अब बात करते हैं अबाउट इट्स रेस्पिरेशन. तो यूग्लिना रेस्पायरेट थ्रू इट्स जनरल बॉडी सरफेस. जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायरेट करते हैं. ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर डिफ्यूज इन थ्रू द पेलिकल एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट्स टू आउटसाइड. तो जो आपका रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो थ्रू डिफ्यूज़न होता है. पेलिकल में डिफ्यूज़न होता है, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इंटेक कर लिया जाता है और जो इनके अंदर जो CO2 होती है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है वाटर में थ्रू द डिफ्यूज़न. तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं अबाउट इस ऑस्मोरेगुलेशन. तो ऑस्मोरेगुलेशन मैंने बताया आपको थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है. सिंस यूग्लिना हैज़ अ सेमी परमिएबल पेलिकल and lives in water, so that water continuously enters in its body by endosmosis. तो इंडोस्मोसिस के थ्रू वाटर एंटर करता रहता है क्योंकि ये सेमी परमिएबल होते हैं. द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन. द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इज़ डन बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं आपका जो ऑस्मोरेगुलेशन है उसको कराने के लिए. सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक बार सिस्टोलिक कंडीशन में आती है, एक बार डायस्टोलिक कंडीशन में आती है. मतलब एक बार स्टोर करती है वाटर को एंड देन एक बार बर्स्ट होती है तो कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इस तरह से एक्सपैंड हो जाती है. मतलब इस तरीके से जो प्रोसेस है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशंस में आपका कंप्लीट किया जाता है ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस. इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट इट्स एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक तरीके से आपकी ऑस्मोरेगुलेशन भी आपको शो कर रही है. यूग्लिना इज़ एन अमोनोटेलिक एनिमल. अमोनोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया. तो इट इज़ अमोनोटेलिक एनिमल. इट्स मेनली excretory waste is ammonia. Excretion occurs through the general body surface and contractile vacuole. जनरली बॉडी सरफेस के थ्रू और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू भी एक्सक्रीशन परफॉर्म होता है. देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है एक बार जो है अपने अंदर जो भी वेस्ट है और जो एक्सेस वाटर है उसको अपने अंदर स्टोर करती है. देन जो आपका रिजर्वॉयर वाला रीजन है यहाँ पर जा कर के ब्लास्ट हो जाती है एंड देन यहाँ पर फिर से जो आपकी जो एसेसरी वैक्यूल्स होती हैं वो आपस में मर्ज होकर के फिर से एक लार्ज जो आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है डेवलप करेंगी. देन ये फिर से बर्स्ट आउट होती है बाहर की तरफ और वेस्ट मटेरियल और एक्सेस वाटर को रिलीज आउट कर देती है. कहाँ पर? जो रिजर्वॉयर वाला रीजन है और रिजर्वॉयर से रीजन से होता हुआ ये साइटोस्टोम से होते हुए ये बाहर निकल जाता है. तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है इस तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस किया जाएगा. इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना. तो यूग्लिना रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन
नो सेक्शुअल प्रोसेस इज़ नोन। तो जनरली जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और एक जो प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन, इसके थ्रू भी आपका जो प्रोसेस है वो सब हो सकता है। ये एसेक्सुअल प्रोसेसेस है, सेक्सुअल प्रोसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन जो होता है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन यूग्लिना डिवाइड्स बाय सिंपल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वे में आपका बाइनरी फिजन होता है। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेंटर से बाइनरी फिजन स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये आपकी ब्लेफेरोप्लास्ट जो आपका रीजन होता है यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए आप मीडियन फरो डेवलप होती है जो लॉन्गिट्यूडनल होती है, सेंटर से डिवाइड होकर के नीचे तक पोस्टीरियर एंड तक जा रही है। देन दो यूग्लिना इस तरीके से अलग अलग राइज हो रहे हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, माइटोटिकली डिवाइड होगा, 1 से 2 न्यूक्लियस में बनेगा। इसके बाद एक फरो डेवलप होती है ऊपर की तरफ, और ये फरो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाती है, एंड धीरे धीरे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डबल हो जाते हैं। जो आपका रिजर्वॉयर वाला रीजन होता है, जो आपके फ्लैजेला होते हैं, और जो आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये सारे ही जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ये नंबर में डबल हो जाएंगे, और जो न्यूक्लियस है वो भी 2 हो जाते हैं। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है, और आपका आधा आधा साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दिया जाता है, और 2 सेपरेट यूग्लिना यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडनली एंड 2 डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। द split starts from the anterior end and runs backward. In the meantime, the nucleus elongates and divides into 2. वही चीज़ मैंने बताई है। Finally, the individual is divided into 2, each half receiving 1 daughter nucleus. तो इस तरीके से आपका एक एक डॉटर न्यूक्लियस दोनों पोर्शंस में प्रेजेंट होगा, और 2 आपकी डॉटर यूग्लिना आप कह सकते हैं वो तैयार हो जाती हैं एक पैरेंट यूग्लिना से, और दोनों ही सिमिलर होती हैं देखने में, स्ट्रक्चर वाइज आपका सिमिलर होगा। लॉन्गिट्यूडनल फिजन इन यूग्लिना हैज़ रिकॉर्डेड इन द एक्टिव फ्री लिविंग स्टेज। जनरली एक्टिव फ्री लिविंग स्टेज में ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो भी ये इस तरीके से बाइनरी फिजन होता है। बट ये क्या करते हैं, एक सिस्ट फॉर्म करते हैं अपने चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्म करते हैं। जो सेकेंड नंबर पे नीचे जो दिखाया जा रहा है वो मल्टीपल फिजन का ही दिखाया जा रहा है। तो मल्टीपल फिजन में आपका जो स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पर जो होता क्या है, ये अपने फ्लैजेला को लॉस कर देते हैं इस समय पर, और अपने चारों तरफ एक इंसिस्ट वॉल कह सकते हैं आप, एक सिस्ट डेवलप कर लेते हैं, और अंदर ही सिस्ट के ये डिवाइड करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेज में आपको अगर आप देखेंगे तो फिजन हो रहा है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल फिजन ही होता है, जैसे कि आपका नॉर्मल होता है। इस तरीके से 1 से 2 यूग्लिना कन्वर्ट हो जाते हैं, और इंसिस्टमेंट स्टेज इसको हम लोग बोलते हैं, इंसिस्टेड स्टेज बोलते हैं। और ये जो एक स्टेज आपको दिखाई दे रही है, पामेला स्टेज दिखाई दे रही है, मतलब जो डिवीजन हुआ 1 से 2 यूग्लिना बने, इन्होंने अगेन अपने चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्म किया, और ये अंदर फिर से फर्दर डिवीजन करेंगे, तो एक स्टेज आ जाएगी जहाँ पर कई सारे आपको यूग्लिना डिवीजन फॉर्म में दिखाई देंगे, और इसके चारों तरफ एक सिस्ट आपको डेवलप दिखाई देगा। तो ये जो स्टेज होती है इसको हम लोग पामेला स्टेज बोलते हैं। तो मल्टीपल फिजन के बारे में यहाँ पर कुछ दिया है। इन द इंसिस्टेड स्टेज द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली एंड अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड। द साइटोप्लाज्म ब्रेक्स अप and a small amount surrounding each daughter nucleus and many minute animal known as flagellate are formed. Under favorable circumstances, the flagellate comes out of the cyst and passing a short period through amoeboid stage
डेवलप इनटू अडल्ट यूग्लिना। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है देन ये जो सिस्ट होता है ये रिमूव हो जाता है और ये नॉर्मल यूग्लिना की तरह डेवलप हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद में। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो मल्टीपल फिजन का है और ये स्ट्रक्चर आपको वही है जो मैंने अभी इसके पहले दिखाई आपको, क्या थोड़ा सा क्लियर होगा। ये देखिए म्यूसिलेज कोट जो है वो डेवलप कर लिया गया, इसी को हम लोग सिस्ट बोल रहे हैं और ये अंदर डॉटर यूग्लिनी है और ये अगेन डिवीज़न अंदर ही अंदर डिवीज़न कर रहे हैं। तो ये एक स्टेज जो सी नंबर वाला स्टेज जो आप देख रहे हैं ये पामेला स्टेज है। म्यूसिलेजिनस मास डेवलप हो चुका है और अंदर कई सारे डॉटर यूग्लिनी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है यूग्लिना में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।